नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही से मिलती है। दोस्तों, जैसे कि 1 अप्रैल 2021 10 बजे सुबह से केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 के एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करिएगा, अदरवाइज हो सकता है आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ ज़रूरी जानकारी देते हैं। जैसे कि दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ चीज़ें तैयार रखनी हैं ताकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर विथ इंडियन सिम कार्ड, एक आपको मोबाइल नंबर अपने साथ में रखना है जो आपका ही हो और उसमें इंडियन सिम कार्ड हो। इसको आप अपने साथ रखिए। इस पर OTP वगैरह भी आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम। और एडमिशन प्रोसेस में, पूरे एडमिशन प्रोसेस में आपके बच्चे का जो भी कम्युनिकेशन होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, वो इसी फ़ोन नंबर पर आपसे किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपके पास एक एक्टिव और वैलिड ईमेल ID होनी चाहिए। इस पर भी मैसेज वगैरह आते रहते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एडमिशन के संबंध में। उसके बाद दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपलोड करने के लिए चाइल्ड की एक पासपोर्ट साइज़ की क्लियर और एकदम मतलब अच्छी फ़ोटो होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ब्लर्ड फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, धुंधली फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, अच्छी फ़ोटो होनी चाहिए। उसकी साइज़ 256 KB से कम होनी चाहिए और उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपके पास बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए, उसकी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। इसकी भी साइज़ 256 KB से कम होनी चाहिए। ये PDF या फिर JPG फॉर्मेट दोनों में से किसी एक में हो सकता है। दोस्तों, ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अपलोड करने होते हैं। उसके बाद दोस्तों, और भी जितने आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी एप्लीकेबल हो आपकी कैटेगरी के हिसाब से, तो आप उनको अपने साथ रखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, ताकि जो भी डिटेल हो वो सर्टिफिकेट के हिसाब से सही भरी जा सके और आपका फॉर्म रिजेक्शन से बचाया जा सके। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कंप्लीटली फिल करना है और सबमिट करना है। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट है वो एक्टिव हो चुकी है। दोस्तों, वेबसाइट पर पहुंचने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं, वहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है एडमिशन की, उसको गूगल पर सर्च कर लीजिए और वहाँ से खोल लीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके की जो वेबसाइट है वो आपके सामने खुल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये सारे इंस्ट्रक्शंस खुल के आ जाते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो इन इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन इंस्ट्रक्शंस को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप हिंदी पर क्लिक करेंगे ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप जिस हिसाब से कंफर्टेबल हैं आप वैसे पढ़ लीजिए। दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप पढ़ लीजिए ताकि गलती होने के चांसेस जो है वो कम हो। दोस्तों, मैं ये इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर टिक करना होता है, राइट का निशान, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करके आगे बढ़ना होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुलकर आ चुका है। तो दोस्तों, आपको अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन पहले करना होता है, उसके बाद पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल करना होता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे कि प्लीज़ फिल द इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश ओनली। तो दोस्तों, आपको जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो इंग्लिश में ही फिल करनी है, आपको हिंदी में नहीं फिल करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन आप इंग्लिश में फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टार मार्क लगा हुआ है, तो जो स्टार मार्क वाली फील्ड होती हैं उनमें आप जो भी एंट्री भरेंगे तो फाइनल सबमिट करने के बाद उन एंट्रीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से सारी एंट्रीज़ को फिल करें। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको बच्चे का फर्स्ट नेम भरना है। उसके बाद अगर आपके बच्चे का मिडिल नेम है तो भरिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है मतलब ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद लास्ट नेम भी अगर आपका बच्चे का है तो ही भरिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर भर देता हूँ अपने बच्चे का सरनेम। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आपका बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है, क्या आपका बच्चा दिव्यांग है। अगर है
तो यहाँ पर आप हाँ टिक करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नहीं टिक करेंगे। तो दोस्तों मेरा जो बच्चा है वो दिव्यांग नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पर नहीं पे टिक कर रहा हूँ। अगर आपका बच्चा दिव्यांग की श्रेणी में आता है तो आप इस पर यस टिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है। बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ आप फिल करेंगे वो उसके बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से आप फिल करिएगा, अदरवाइज़ गलती हो जाएगी। दोस्तों मैं यहाँ पर फिल करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन आ गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि काइंडली नोट दैट मिनिमम एज फॉर एडमिशन टू स्टैंडर्ड 1 इज़ 5 ईयर्स। तो दोस्तों आप लोग को जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी कि हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इतनी है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो यहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके बच्चे की मिनिमम एज 5 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो 7 साल है, तभी आप कक्षा 1 के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो डेट जो आपके बच्चे की जो एज है वो 1 अप्रैल 2021 तक कंसीडर की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 साल का रिलैक्सेशन है अगर आपका बच्चा डिफरेंटली एबल की कैटेगरी में आता है तो। अब दोस्तों यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ फिल करता हूँ अपने बच्चे की। तो यहाँ से आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना रहता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड हो गई, मतलब कि हमारे बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो वैलिड है। ऐसे ही अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ वैलिड होगी तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। और मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ वैलिड नहीं है तो ये कैसे एरर देता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी हम मैक्सिमम एज या फिर मिनिमम एज जो इससे डिफाइन है इससे ज़्यादा या कम लेते हैं तो ये हमें एरर दे देता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ गया प्लीज़ इंटर वैलिड डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वैलिड डेट ऑफ बर्थ ही फिल करना है। तो मैंने फिल कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चूज़ करना है कि क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा या फिर पौत्र या पोत्री है। मतलब जो भी आपका बच्चा है, क्या उसके माता पिता या दादा दादी केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी हैं। तो दोस्तों अगर ये एप्लीकेबल है आपके लिए तो इसको चूज़ करिए, नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे चूज़ करिएगा। अगर आपका बच्चा अगर आप KVS के एम्प्लॉई हैं, वर्किंग एम्प्लॉई हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप KVS के रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं तो आप इस पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर बच्चे के दादा दादी KVS के वर्किंग एम्प्लॉई हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर बच्चे के दादा दादी KVS के रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं तब आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें ईमेल आईडी फिल करनी होती है। तो हमने यहाँ पर ईमेल आईडी फिल कर दिया जो एक्टिव ईमेल आईडी थी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए और वैलिड होनी चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर फ़ोन नंबर मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको ये कैप्चा कोड जो आप देख रहे हैं, इस कैप्चा कोड को एज इट इज़ जैसे कि कैपिटल या स्मॉल में है आपको यहीं पर इस वाले बॉक्स में कॉपी कर देना है, मतलब ऐसे ही लिख देना है। गया कि आपके मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड OTP भेजा गया है या OTP 15 मिनट के लिए वैध है। अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करने के लिए कृपया इस OTP को नीचे स्थान पर दर्ज करें। तो दोस्तों हमारे जो एक्टिव फ़ोन नंबर है उस पर एक OTP आएगा, तो ये OTP आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो मेरे फ़ोन में आ गया है OTP, मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ। तो दोस्तों OTP डालने के बाद आपको फिर ये जो कैप्चा है, कैप्चा कोड, उसको यहाँ पर आपको एंटर करना है। स्मॉल को स्मॉल में और कैपिटल को कैपिटल में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो है OTP और
कैप्चा कोड फिल कर दिया है। इन केस अगर आपके फ़ोन पर OTP रिसीव नहीं होता है तो आप यहाँ पर क्लिक करके रीसेंट OTP फिर से OTP को भेज सकते हैं। कभी कभी सर्वर दिक्कत होने की वजह से OTP रिसीव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों अब हम वेरीफाई पर क्लिक करके इसको वेरीफाई करते हैं। दोस्तों हम जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि एक मैसेज आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आ गया है और आपके मोबाइल फ़ोन पर भी आ जाता है एक मैसेज कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है, आपने साइन अप कर लिया है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ डिटेल्स आ जाती हैं और आपकी ईमेल आईडी पर भी एक ईमेल आ जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉगिन कोड जनरेट होकर आ जाता है। दोस्तों आगे का जो प्रोसेस है वो इसी लॉगिन कोड के माध्यम से होगा। उसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप में हमें लॉगिन करना होता है। आप चाहें तो यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको आप सेव कर लें। तो दोस्तों ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो आपकी जो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन कोड मांग रहा है फिर से। तो दोस्तों इस लॉगिन कोड की ज़रूरत, मैंने जैसे कि बताया था कि आगे का फॉर्म भरने के लिए आपको लॉगिन कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों हमने जो डाउनलोड किया था तो उसमें लॉगिन कोड आया था, तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे इसको और अपना लॉगिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। हमने यहाँ पर अपना लॉगिन कोड डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको बच्चे की जन्म तिथि सेलेक्ट करनी होती है जो हमने पहले डाला था। उसके बाद दोस्तों जो हमारा फ़ोन नंबर था हम वो फ़ोन नंबर डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। दोस्तों लॉगिन करते ही आप देख सकते हैं कि आपके पास जो फॉर्म है वो पूरा खुल के आ गया है। आपको अब आगे का जो पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता दूँ। ऑल फील्ड्स मार्क्ड विथ स्टार आर मैंडेटरी। जितने भी फील्ड जो ऐसे स्टार टाइप के मार्क हैं ये ज़रूरी होते हैं, इनको भरना ज़रूरी होता है, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है दोस्तों कि जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे वो इंग्लिश में ही फिल करेंगे। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर स्टैंडर्ड 1 ये क्लास 1 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है और एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए है। तो दोस्तों पूरे फॉर्म में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 स्टेप हैं। इन 5 स्टेप्स में आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो चलिए पहले स्टेप में देखते हैं आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है वो कैसे फिल करनी है। तो दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वहाँ से इसने पहले से ही प्री फिल्ड कुछ एंट्रीज़ को उठा लिया, जैसे कि पहला नाम बच्चे का क्या था वो पहले से ही फिल है, मिडिल नाम वो पहले से ही फिल है, लास्ट नेम जो था सर नेम था वो पहले से ही फिल है, डेट ऑफ बर्थ ये पहले से ही फिल है। ये हमने जो वेदर चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ केवीएस एम्प्लॉय ये भी पहले से ही फिल्ड है क्योंकि हमने वहाँ पर पहले से ही फिल कर दिया था। और ये डिफरेंटली एबल्ड वाला भी हमने वहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, इसलिए ये भी पहले से ही फिल्ड है। अब दोस्तों नेक्स्ट में आपको यहाँ पर जेंडर चूज़ करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप जेंडर चूज़ करते हैं तो आपके बच्चे का जो भी जेंडर हो, मेल है या फीमेल है या थर्ड जेंडर है, जो भी एप्लीकेबल हो आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी डेमो दिखाएंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर फीमेल चूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर फीमेल टिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ऑप्शन खुलकर आ गया कि क्या आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न थी कि क्या सिंगल गर्ल चाइल्ड का फॉर्म अलग से भरा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए आप इसी फॉर्म में ही जैसे ही फीमेल सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि क्या आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या नहीं भरना चाहते हैं। तो अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए, और अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पर नहीं कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर पहले हाँ करके आपको दिखाता हूँ आगे क्या ऑप्शंस खुलते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर हाँ किया तो आप देख सकते हैं कि एक और ऑप्शन खुलकर आ गया
कि क्या आप जो है ट्विंस या ट्रिपलेट गर्ल सिबलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग को कन्फ्यूज़न था कि ट्विन गर्ल्स क्या होते हैं, उनका फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप ट्विन या ट्रिपलेट बहन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। तो दोस्तों इस पर मैं अभी एक डिटेल वीडियो फिर से लेकर आऊँगा कि आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। अभी फ़िलहाल के लिए एक जर्नल देखते हैं कि आपको जर्नल फॉर्म कैसे भरना है। तो मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर आपको भरना है फैमिली इनकम ग्रुप। दोस्तों जैसे ही आप फैमिली इनकम ग्रुप की यहाँ पर 3 कैटेगरीज दी हुई हैं कि डू नॉट बिलोंग टू द लो इनकम ग्रुप, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS ग्रुप से, या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इनमें से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है। यहाँ पर हमें वो किस डेट को इशू हुआ उसका यहाँ पर डेट मेंशन करना होता है, और उस BPL या फिर EWS सर्टिफिकेट को किसने जारी किया है, इशूइंग अथॉरिटी कौन है, उसको कौन इशू किया है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो दोस्तों जो भी आपके हिसाब से एप्लीकेबल हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन तो भी आपको ये सारी डिटेल्स भरनी होती हैं। दोस्तों इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके पास आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको साथ लेकर बैठें, ताकि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वो सारी डिटेल सर्टिफिकेट के बेसिस पर भर सकें, ताकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं है। तो दोस्तों अब आप अगर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये ऑप्शन सारे हट जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों कास्ट कैटेगरी में आप देख सकते हैं जर्नल आते हैं, OBC क्रीमी लेयर आते हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर आते हैं, SC आते हैं और ST आते हैं। दोस्तों मैं अपनी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ SC। तो दोस्तों जैसे ही मैं SC सेलेक्ट करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमें ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। आप देख सकते हैं ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके बच्चे का है तो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मैं B पॉजिटिव अपने बच्चे का सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये फैमिली इनकम ग्रुप वाला आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे। दोस्तों जैसे ही हम नेक्स्ट पे जाते हैं हमारा जो दूसरा स्टेप है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें बच्चे के माता पिता यानी कि आपकी सारी डिटेल भरनी होती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइटल, फुल नेम, नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, स्टेट ऑफ रेजिडेंस, सिटी एंड रेजिडेंशियल एड्रेस आर मैंडेटरी फॉर एटलीस्ट 1 पेरेंट। दोस्तों ये जो डिटेल्स हैं, टाइटल, नाम, नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, स्टेट ऑफ रेजिडेंस, सिटी और रेजिडेंशियल एड्रेस, ये या तो आप माता का दे दीजिए या तो आप पिता का दे दीजिए। इन दोनों में से किसी एक का मतलब अनिवार्य है। आप चाहें तो दोनों का दे सकते हैं, लेकिन किसी एक का देना अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फादर और मदर दोनों का दे के दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मदर का, मिसेज, यहाँ पर पूरा नाम आपको लिखना है मदर का। उसके बाद उनकी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है तो इंडियन चूज़ कर लिए, अदर कंट्री की नेशनैलिटी है उनके पास तो अदर कंट्री की चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है डू यू वांट टू मदर्स एड्रेस रेजिडेंशियल एड्रेस टू फिल फादर्स रेजिडेंशियल एड्रेस। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या जो माँ का रेजिडेंशियल एड्रेस है वो फादर के रेजिडेंशियल एड्रेस में ऑटोमेटिक फिल हो जाए। अगर दोनों लोग का रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर हाँ टिक कर दीजिए, अगर नहीं है अलग अलग है तो आप अलग अलग भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाँ टिक कर रहा हूँ। उसके बाद आप जो भी चूज़ करेंगे यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस वो फादर वाले में ऑटोमेटिक फिल होता चला जाएगा। तो कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया, स्टेट ऑफ रेजिडेंस मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, सिटी मैं यहाँ पर अपनी सिटी डाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फुल एड्रेस भरना है।
उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड भरना है। घर का टेलीफोन नंबर अगर है तो आप भर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और अगर मम्मी का मोबाइल नंबर है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उनका ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये सब फील्ड्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है भरना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, यहाँ पर मैंने हाउस वाइफ डाल दिया क्योंकि मदर जो है बच्चे की वो हाउस वाइफ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको फादर का जो डिटेल है वो चूज़ करना होता है। अगर फादर अलाइव हैं तो मिस्टर, अगर फादर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है तो यहाँ पर आपको लेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मिस्टर सेलेक्ट करता हूँ मैं। यहाँ पर फादर का फुल नेम आपको फिल करना है। उसके बाद उनकी नेशनैलिटी क्या है, तो इंडियन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर यस किया था, इसकी वजह से यहाँ पर जो फादर की डिटेल है वो सारी ऑटोमेटिक फिल होके आ गई हैं। फ़ोन नंबर अगर फादर का आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ईमेल एड्रेस अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उनका ऑक्यूपेशन क्या है, तो ऑक्यूपेशन मान लीजिए अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या जो भी काम करते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रेलवे एम्प्लॉय। उसके बाद वो कौन से संस्था में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, इंडियन रेलवेज। उसके बाद आपको एक बार आप ये सारी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लें कि आपने जो कुछ भी भरा सही भरा है नहीं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। दोस्तों जब नेक्स्ट पर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर स्कूल यानी कि केंद्रीय विद्यालयों का चुनाव करना होता है कि कौन कौन से केंद्रीय विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस मिलती हैं। 3 केंद्रीय विद्यालय आप एक फॉर्म में एक बच्चे के लिए चूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जो फर्स्ट वाला चूज़ करेंगे उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तीनों में आपको बराबर की प्रायोरिटी मिलती है। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप तीनों सेलेक्ट करें, लेकिन एटलीस्ट आपको एक सेलेक्ट करना ही है। यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि आप अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में किसी भी प्राथमिकता के बिना आवेदन कर सकते हैं। स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे दिए गए टैब पर क्लिक करें। यदि आप 3 से कम केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन करना चाहते हैं तो आप एक या अधिक टैब छोड़ सकते हैं। हालांकि कम से कम एक विद्यालय का विकल्प दिया जाना अनिवार्य है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि आप कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय आपको चूज़ करना ही होगा, और अगर आप तीनों नहीं चूज़ करना चाहते तो कम से कम आप एक चूज़ कर लीजिए। तो मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको चूज़ करना है। सबसे पहले आपको स्टेट चूज़ करना है, जिस स्टेट में आप लेना चाहते हैं। तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सारे केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर लिस्टेड हो जाएंगे जिसमें भी आपको लेना है। मैंने KVBHU वाराणसी शिफ्ट 1 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की डिटेल आ गई कि ये जो केंद्रीय विद्यालय है इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग की कैटेगरी में आता है, ये वाराणसी रीजन से है। इसकी जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी है ये BHU है। इसका जो लोकेशन है ये अर्बन एरिया का है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैप पर उसकी जो लोकेशन है वो देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रेजिडेंस, ये आपके रेजिडेंस से स्कूल की दूरी कितनी है। दोस्तों जब ये RTE के लिए एप्लीकेबल होता है, तो अगर 5 किलोमीटर से अधिक है तो आप इस पर टिक कर दीजिए, अगर 5 किलोमीटर से कम है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जो है 5 किलोमीटर या उसके बराबर है, तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज लिखकर आ गया कि KVS प्रवेश दिशा निर्देशों के अनुसार आप इस विद्यालय में RTE के तहत प्रवेश के लिए पात्र हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग को कन्फ्यूज़न था कि केंद्रीय विद्यालय में RTE के तहत क्या अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि आप जिस केंद्रीय विद्यालय के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, अगर वो विद्यालय शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर से कम या 5 किलोमीटर के बराबर है तो आप ऑटोमेटिक RTE के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मैं आपको दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके दिखाता हूँ क्या मैसेज आता है।
जैसे ही आप दूसरे वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय जिसमें हम एडमिशन लेना चाहते हैं वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा के रेंज में है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर RT इन दिस स्कूल एज पर KVS एडमिशन गाइडलाइन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अर्बन एरिया में RT के तहत एडमिशन लेने के लिए जो रेजिडेंस से KV की दूरी होनी चाहिए वो 5 किलोमीटर से कम या उसके बराबर होनी चाहिए, ये सबसे मैंडेटरी कंडीशन है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी आपको चूज़ करनी होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, या फिर जो सेंट्रल के PSUs या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है, या फिर स्टेट के PSUs या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है, उनके हिसाब से जो कैटेगरी डिफाइन होती है प्रायोरिटी कैटेगरी, यहाँ पर उसको आपको चूज़ करना है। अगर आप प्रायोरिटी कैटेगरी क्या होती है, कैसे चूज़ करना है ये नहीं जानते हैं तो उसकी वीडियो जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप पहले उसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप इसको चूज़ करिएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर अगर आप सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर हाँ करें। जैसे ही आप यहाँ पर हाँ करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेलेक्ट एम्प्लॉयर ऑफ पेरेंट ग्रैंड पेरेंट। तो दोस्तों आप यहाँ पर एम्प्लॉय, यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कहाँ पर काम करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग चूज़ करता हूँ। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की स्थिति, वो रिटायर्ड हैं या सर्विंग हैं या क्या हैं, ये सारा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सर्विंग है, सर्विंग ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सर्विंग प्रोजेक्ट एम्प्लॉई हैं, सर्विंग काउंसिल ऑफ वार्डन एम्प्लॉई हैं, रिटायर्ड पेरेंट्स हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर सर्विंग पेरेंट्स में चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ, ये ऑटोमेटिक आपका सिलेक्ट होके आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज और लिख के आ रहा है कि अभिभावक के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी केवल IHL या प्रोजेक्ट सेक्टर विद्यालयों की सेवा प्राथमिकता श्रेणी 1 के लिए मान। अगर आप प्रोजेक्ट सेक्टर या फिर IHL वाले इंस्टीट्यूट जो स्पॉन्सर करते हैं जिस KV को, अगर उसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें काम करने वाले पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग सेलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ कि मदर काम करती हैं, कि फादर काम करते हैं, या फिर ग्रैंड पेरेंट काम करते हैं, या फिर नॉट एप्लीकेबल। आप जो है अपने हिसाब से उसको चूज़ कर लीजिएगा। अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं और बच्चे के माता पिता या दादा उसी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में वर्किंग या फिर रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, अदरवाइज़ ये आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये फील्ड हमारे लिए रिक्वायर्ड है क्योंकि हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग सेलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पर फादर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट किया, हमारा जो स्कूल का चॉइस है वो हमने सेलेक्ट कर लिया था। उसके बाद दोस्तों मैंने एक ही स्कूल सेलेक्ट किया। अब आपको मैं और भी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो स्कूल सेलेक्ट किया उसके हिसाब से यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड एट स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर एडमिशन होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण, बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बच्चे का प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। दोस्तों मैंने जो है SC कैटेगरी सेलेक्ट की थी, इसलिए हमारा यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट लिख कर आ गया है। और उसके बाद दोस्तों मैंने सर्विस कैटेगरी भी सिलेक्ट की थी, इसके लिए यहाँ पर सर्विस सर्टिफिकेट भी मांग रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कन्फ्यूज़न होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपलोड करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, बच्चे के जन्म तिथि का प्रमाण और बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके बाद एडमिशन के टाइम पर जो भी दस्तावेज लगेंगे उसकी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ही आ जाती है कि क्या क्या आपको
डॉक्यूमेंट्स आपके कैटेगरी, आपकी सर्विस प्रायोरिटी के बेस पर एडमिशन के टाइम पर सबमिट करने होते हैं। तो दोस्तों आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केंद्रीय विद्यालय संगठन आपकी कैटेगरी के बेसिस पर खुद ही बता देगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो दोस्तों मैं फिर से आपको और स्कूल चूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने ये चूज़ कर लिया था, उसके बाद दूसरा स्कूल मैं चूज़ करके दिखाता हूँ। आप चाहें तो अलग अलग स्टेट में चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप अलग अलग स्टेट में चूज़ नहीं करना चाहते हैं, वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आसपास के ही केंद्रीय विद्यालयों को सिलेक्ट करें। तो दोस्तों फिर से मैं अब दूसरा वाला केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्ट करने जा रहा हूं। फिर से मैंने उत्तर प्रदेश ही सिलेक्ट किया। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। मैंने KVBHU शिफ्ट 2 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसकी डिटेल आ गई, फिर मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर हाँ टिक किया। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी डिटेल थी हम उसके हिसाब से, जो हमारे पास सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से हमने सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फादर थे, हमने नेक्स्ट कर दिया। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं, जितने भी आप अलग अलग केंद्रीय विद्यालय चूज़ करेंगे उसके हिसाब से वहाँ पर आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, आपके सर्विस के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होएं। आप एप्लीकेशन फॉर्म सही भरें, एडमिशन हो ही जाएगा अगर आप सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो। उसके बाद दोस्तों अब मैं आपको फिर से तीसरा वाला के भी चूज़ करके दिखाता हूँ। फिर मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया। दोस्तों मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा कि बेटर होगा कि आप अपने रेंज के आसपास के ही केंद्रीय विद्यालयों को सिलेक्ट करें। तो दोस्तों मैंने इसको फिर से सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों ये जो सर्विस कैटेगरी है ये आप तभी चूज़ करेंगे जब आप इसके लिए एलिजिबल हों। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं तो आप इसको नहीं सिलेक्ट करिएगा। जैसे कि बहुत सारे हमारे वैल्यूएबल व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि हम प्राइवेट जॉब करते हैं तो हम क्या फॉर्म नहीं भर सकते। आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आप जो है फिर ये सर्विस कैटेगरी वगैरह नहीं चूज़ कर सकते उसमें, क्योंकि जो भी चीज़ आप चूज़ करेंगे उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा। ये बात आप ध्यान में रखें एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं रेलवे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं रेलवे सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल जॉब होती है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन और खुल के आ गया कि क्या पिछले 7 सालों में माता पिता का कितने बार ट्रांसफ़र हुआ है। तो अगर नहीं हुआ है तो नॉट एप्लीकेबल, अगर हुआ है तो इसको यस कर दीजिए। अगर आप इसको यस करते हैं तो इससे रिलेटेड आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी लगाने होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो तीनों केंद्रीय विद्यालय थे वो हमने चूज़ कर लिया है। उसके हिसाब से दोस्तों हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो गई है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला स्टेप होता है उसमें हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट में दोस्तों जो बच्चे की फ़ोटो होती है वो 256 KB से कम की होनी चाहिए। उसका जो फॉर्मेट है वो .jpeg या फिर .jpg होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सबसे पहले प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मतलब कि जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करके दिखाता हूँ। तो हमने बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद यहाँ अपलोड पर क्लिक कर देना। दोस्तों आप देख सकते हैं कि फाइल अपलोड सक्सेसफुली लिख के आ गया। उसके बाद आपको बच्चे के पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर चूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर देंगे। अपलोड पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ गया फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको जब आपकी फ़ाइल अपलोड हो गई हो, यहाँ पर व्यू लिख के आने लगा हो यहाँ पर और यहाँ पर, तब आप समझ लीजिए कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर डाउनलोड करके देख सकते हैं कि हमने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है
दोस्तों वो डिक्लेरेशन और सबमिट करना होता है फॉर्म को। तो दोस्तों अगले स्टेप में हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं हम डिक्लेरेशन और सबमिट वाले स्टेप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स की तरफ से डिक्लेरेशन देना होता है कि हमने सारा ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्देश को पढ़कर भर रहा हूँ इस तरीके से कि अगर कोई भी दिक्कत होती है, जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरे बच्चे का जो प्रवेश है वो निरस्त कर दिया जाए, इस तरीके से। और यहाँ पर एक और लिख के आ रहा है कि मैं किसी भी केंद्रीय विद्यालय द्वारा चयनित होने पर प्रवेश के दौरान अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में सूचीबद्ध सभी दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करूँगी। मतलब कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं इसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये मैं एडमिशन टाइम पर, अगर हमारे बच्चे का एडमिशन होता है तो मैं प्रोड्यूस करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप डिक्लेरेशन यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। उसके बाद आपका ये ऑप्शन सेव टू प्रीव्यू वाला इनेबल है। अभी ये दोनों ऑप्शन आपके इनेबल नहीं है, तो आप सेव करके प्रीव्यू देख लीजिए अपने फॉर्म का अच्छे से कि आपने सारा कुछ अच्छे से भरा है या नहीं। उसके बाद जैसे पहले वाले पर देख सकते हैं कि एडमिशन के टाइम पर आपको क्या क्या लेके जाना होगा। उसके बाद दोस्तों जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, बच्चे की फ़ोटो और बच्चे की जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको। उसके बाद दोस्तों आप प्रीव्यू अच्छे से देख लीजिए, सकते हैं कि हमने प्रीव्यू देख लिया है, यहाँ पर ब्लू हो गया था। अब आपको फाइनली सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो एक बार आप फिर प्रीव्यू चेक कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सारा डिटेल्स आप सही भरे हैं तो उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपसे एक बार फिर से पूछेगा कि आपने सारा कुछ सही से पढ़ लिया है, कि आप सही में सबमिट करना चाहते हैं, तो आप ब्लू वाली बटन पर टिक करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के लिए आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। दोस्तों देखिए हमारे फ़ोन पर OTP आ गया है, तो अब हम इस OTP को इसमें डालेंगे और फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देंगे। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, जो कई बार OTP आते हैं 747819। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर वेरीफाई OTP कर दिया। दोस्तों जैसे ही हम वेरीफाई OTP करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन सबमिशन नंबर जनरेट होके आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे पूरे एडमिशन प्रोसेस में आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। दोस्तों आप इसको कहीं पर लिख लीजिए या फिर आप इस एप्लीकेशन का फॉर्म प्रिंट करके रख लीजिए अपने पास। दोस्तों आपके ईमेल पर भी ये चला जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी ये चला जाएगा। तो इसको आप फ्यूचर करस्पॉन्डेंस के लिए, फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो गया है। इसको हम सेव कर लेंगे। दोस्तों जैसे हम सेव कर लेंगे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हम जो है एप्लीकेशन फॉर्म कक्षा 1 के लिए सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अभी भी अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह की अपडेटेड वीडियो जल्द से जल्द पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगली वीडियोज़ में हम आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, RT के तहत कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, वो सब एक एक करके बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।